चलिए, तो यहाँ पर ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला जारी है। अब ऐसे में हम हमेशा से आपको बोलते आए हैं कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म का तो निवेश आपको कर ही लेना चाहिए मौजूदा बढ़ती हुई ब्याज दरों का फ़ायदा उठाने के लिए। लेकिन रिपोर्ट्स यहाँ पे ये कह रही हैं कि लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स LDF ये भी बहुत ज़्यादा अब चलन में आ गए हैं। निवेशकों का खासा रुझान इनमें भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ आंकड़े अगर हम दर्शकों के सामने पेश करना चाहें, नवंबर 2022 से जनवरी 2023 में अगर हम देखें तो नेट इनफ्लो यहाँ पर बढ़ा है, 732 करोड़ के पास पहुँच गया है। और अगर हम देखें तो AUM अगर 31 जनवरी का लेटेस्ट डेटा हम देखें तो लगभग 3718 करोड़ रुपए हो गया है। इतना ही नहीं, पिछले 6 महीने में कुछ AMCs ने यहाँ पर लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स को लॉन्च भी किया है। आदित्य बिरला सन लाइफ, एक्सिस, HDFC, SBI म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर ये फंड्स लॉन्च भी किए हैं, साफ तौर से निवेशकों के बढ़ते रुझान को देखते हुए। लेकिन क्या आपको इस वक्त इनमें अपने पैसे लॉक इन करने चाहिए? और अगर आप लंबी अवधि के लिए पैसे लॉक इन कर लेते हैं और छोटी अवधि की जो उतार चढ़ाव है, जो वॉल्टिलिटी है, उससे क्या आपको घबराना चाहिए? इस पर विस्तार से बात करते हैं। पीयूष चंद्रा, हेड म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स IIFL सिक्योरिटीज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका IT मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और LDFs पर बात हो रही है, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स की बात हो रही है। बारीकी में जाऊं उससे पहले ये किस तरह के फंड्स हैं, जरा हमको समझा दीजिए। धन्यवाद कविता, मुझे शो में बुलाने के लिए। पहले तो बस मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी बढ़ रहे हैं और जो भी निवेशक हैं, क्योंकि डेट एक बहुत बड़ा विकल्प बन के सामने आ रहा है। इसके लिए जैसे कि जो भी छोटे या बड़े निवेशक हैं, वो क्या कर रहे हैं कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा बढ़ा हुआ है इस समय, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि क्या मैं हाईएस्ट रेट पे अपने बॉन्ड्स या पोर्टफोलियोज लॉक इन कर सकता हूँ। बस यही काम लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स करते हैं। ये बजाय एक या दो बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के पूरा बुके बनाते हैं ऐसे बॉन्ड्स का, जो कोशिश करते हैं कि जितने भी लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स हैं उनमें निवेश कर सकें और ज्यादा YTM लॉक इन कर सके। चलिए, यहाँ पर कुछ पेचीदा और टेक्निकल चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप ब्रेक डाउन करके हमारे दर्शकों को और निवेशकों को समझाएं, क्योंकि इस तरह की निवेश की भाषा बिल्कुल। तो मैं अगले सवाल में आती हूँ और उसके ज़रिए आप समझा सकते हैं। तो एक तो हमें कनेक्शन भी समझना है पीयूष, क्योंकि ब्याज दरें और जो आपको डेट फंड्स में इंटरेस्ट मिलता है, जो कमाई होती है, उसका हमें एक सिनारियो उदाहरण के ज़रिए आप समझाइए, क्योंकि अभी हम बढ़ती ब्याज दरों के सिनारियो में हैं और ऐसे में शॉर्ट टू मीडियम टर्म की अवधि के आपको फंड्स में फ़ायदा होगा, लेकिन हम उनको पीक आउट होता हुआ देख रहे हैं बढ़ती हुई ब्याज दरों को। तो इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म में जाना चाहिए। थोड़ा इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको आसान करके समझाइएगा। सबसे पहले बहुत ही बेसिक चीज जानते हैं। जैसे आपने बोला ब्याज दर हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड प्राइस को। इंटरेस्ट रेट इज ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड प्राइस। तो इसको अगर हम ऐसे समझें कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, बॉन्ड की प्राइसेस, जो भी बॉन्ड हैं उनकी प्राइसेस कम हुई, और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होएगा बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ेंगी। तो इन फंड्स में बेसिकली क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा है, नियरली पीक आउट हो रहा है, तो क्या होगा कि जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो हमें ज्यादा यील्ड मिल रही है अपने बॉन्ड्स पे। मैं आपको अगर एक छोटा सा उदाहरण दूं, तो अगर आप डेटा देखें, 30 सितंबर के आसपास जो भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है, जैसे बैंक एफडी मेरे को करीब करीब 5.5% के आसपास का इंटरेस्ट देते थे, जो अभी बढ़ के अगर आप देखिए कि कोई भी 18 महीने की अगर आप एफडी देखेंगे तो प्राइवेट बैंक्स करीब करीब मुझे 6.5% और कहीं किसी केसेस में 6.25% तक ब्याज दर दे रहे हैं। जबकि अगर हम छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर हम निवेश करें तो ये किसी कारण पे मुझे करीब 7.5-8% तक की ब्याज दर दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली ब्याज दरें बढ़ गई हैं। यही चीज जो हमारा निवेशक है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुका है। तो वो क्या चाहता है कि अगर मैं अधिक बढ़ी हुई ब्याज दरों को अपने पोर्टफोलियो में लॉक इन कर सकता हूँ, और यही चीज वो इन लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स के द्वारा करना चाहता है। और इसीलिए आप आजकल देख रहे, इसीलिए आप देख रहे हैं कि इनमें धीरे धीरे करके पैसा आ रहा है।
तो ऐसे में क्योंकि अब हम लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में पैसे लॉक इन करने की बात कर रहे हैं, ये जो फंड्स हैं पीयूष, ये फंड्स कहाँ पैसे लगाते हैं, कितनी अवधि के लिए पैसे लगाते हैं और किस तरह का जोखिम है? एक तो ब्याज दर का जोखिम होता है, वो तो हम जानते ही हैं, रिस्क की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और हमें बताएं किस तरह के जोखिम होते हैं, ये फंड्स जो होते हैं, फंड मैनेजर्स किस तरह की रणनीति अपनाते हैं, कहाँ निवेश करते हैं? मैं एक निवेशक हूँ, मेरा पैसा ये कहाँ लगाते हैं? तो बड़ी सिंपल सी तकनीक अपनाते हैं। पहले तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं, जो लॉन्ग ड्यूरेशन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। दूसरा ये स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में पैसा डालते हैं, और तीसरा जो ये पैसा डालते हैं जिनसे इनको मैक्सिमम ब्याज दर मिलती है, वो होते हैं हाई क्वालिटी बॉन्ड, जो कि प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर की कंपनीज द्वारा निकाले जाते हैं। तो इन 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 चीजों का एक बुके बनाया जाता है, और इस नो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो एवरेज मैच्योरिटी होती है बॉन्ड पोर्टफोलियो की, वो काफी ज्यादा होती है। तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब इंटरेस्ट रेट अभी पीक आउट होने लग रहे हैं, तो अगर यहाँ से अगर मान लीजिए अभी नहीं 6 महीने में 1 साल में थोड़ा भी इंटरेस्ट रेट नीचे आता है, तो ऑब्वियसली हमें 2 फायदे होते हैं। पहला कि हमारे पास जो यील्ड टू मैच्योरिटी है, या वाईटीएम जिसको हम कहते हैं टेक्निकल टर्म में, उन बॉन्ड्स की, वो उसका फायदा मिलता है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि बॉन्ड प्राइस जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंटरेस्ट रेट की। तो जब इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो ऑब्वियसली मेरा बॉन्ड प्राइस बढ़ता है। तो मुझे 2 फायदे हैं, पहला तो वाईटीएम का, दूसरा हमें मार्क टू मार्केट एमटीएम जिसको कहते हैं उसका गेन होता है। तो एज अ निवेशक ऑब्वियसली इट हेल्प्स मी इन बोथ वेज। और दूसरी और सबसे बड़ी बात जो है वो है कि अगर आप किसी भी डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं बजाय ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट एफडी वगैरह के, तो जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है आपके वो ज्यादा होते हैं। कैसे ज्यादा होते हैं कि अगर मैं एफडी करता हूँ 3 साल की या 5 साल की, तो अगर मान लीजिए मैंने 10% पे एफडी की, और मैं कैलकुलेशन के लिए बड़ा सिंपल इंटरेस्ट की मदद ले रहा हूँ, कंपाउंडिंग की बात अभी नहीं करते हैं। अगर 10% के हिसाब से इन्वेस्ट किया, तो मान लीजिए मैंने 100 रुपए लगाया और हर साल मुझे 10-10 रुपए का इंटरेस्ट मिला, तो 5 साल के बाद मुझे 50 रुपए का इंटरेस्ट प्राप्त होगा उस एफडी पे। तो उन 50 रुपए पे मुझे 30% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो करीब 15 रुपए आता है। तो मेरा पोस्ट टैक्स रिटर्न केवल 35 रुपए होता है इन 5 सालों में। और इसी पे अगर मैं बात करूं डेट म्यूचुअल फंड्स की, डेट म्यूचुअल फंड्स, कोई भी डेट फंड अगर आप 3 साल से ऊपर के लिए निवेश कर रहे हैं, तो उसमें मेरा टैक्स के मात्र 20% होता है विद एन इंडेक्सेशन बेनिफिट। अब ये इंडेक्सेशन बड़ी सी टिपिकल सी चीज है, बट इफ आई कैन जस्ट पुट इट वेरी सिंपली, indexation helps you to calculate the value of your investment considering inflation and helps you to get real capital gain। तो मान लीजिए अगर मेरा 10% का इंटरेस्ट बन रहा है, और इस साल का इन्फ्लेशनरी नंबर करीब 5% के आसपास है, तो जो भी पहले 5 रुपए मैं कमाऊंगा उस पे मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और बाकी के जो 5 रुपए हैं उन पे मुझे टैक्स लगेगा, और वो भी 20% के हिसाब से लगेगा। तो अगर मान लीजिए मैंने 100 रुपए किसी डेट म्यूचुअल फंड में लगाया, और ऑब्वियसली ये भी 10% से बढ़ता है, तो 5 साल के बाद मुझे 50 रुपए का इंटरेस्ट इनकम बनता है। इंटरेस्ट जब 50 रुपए का इंटरेस्ट इनकम मिलता है, मान लीजिए इन 5 सालों में मेरा एवरेज इन्फ्लेशन 5% के आसपास होता है, तो पहले 25 रुपए पे मुझे टैक्स नहीं देना, और बाकी जो 25 रुपए है उस पर मुझे केवल 20% टैक्स देना है। तो इससे मेरा पोस्ट टैक्स रिटर्न काफी ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू अ ट्रेडिशनल इन फिक्स्ड डिपॉजिट या ट्रेडिशनल डेट इन्वेस्टमेंट। तो पीयूष, यहाँ पर टैक्स के लिहाज से भी आपको फ़ायदा हो रहा है, साथ ही आपको इतनी बढ़िया ब्याज दर भी मिल रही है, उसको भी आप लॉक इन कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप फ़ायदे में हैं। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट टर्म में जो वॉलेटिलिटी दिखाई देगी एक निवेशक को, उसके बारे में हमको समझाएं। सो ऑब्वियसली अगर हम, क्योंकि हम जिस तरीके से ब्याज दरें बढ़ रही हैं, या जिस तरीके से रेट्स बढ़ाए गए हैं सेंट्रल बैंक द्वारा, ना कि केवल हिंदुस्तान में बट बाकी देशों में भी,
तो ये रिस्क जो आपने जैसे बोला ब्याज दरों का या इंटरेस्ट रेट का रिस्क तो पोर्टफोलियो पे रहता है, और ऑब्वियसली ये ज्यादा रहता है उन पोर्टफोलियो पे जो लॉन्ग ड्यूरेशन लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो सेंसिटिविटी ऑफ इंटरेस्ट रेट इज हायर इन केस ऑफ नो बॉन्ड्स विद अ हायर मैच्योरिटी। तो अगर आप देखिए तो ये जो पैसा आ रहा है जैसे आपने बताया इन इन पोर्टफोलियोज या म्यूचुअल फंड्स में, वो बड़े स्टैगर्ड वे में आ रहा है। तो क्या हो गया है, क्योंकि निवेशक भी बहुत स्मार्ट हो गया है अभी, तो उसने क्या किया है कि अभी नो धीरे धीरे करके वो पैसा लगा रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो चुके हैं, बट मान लीजिए किन्हीं ग्लोबल फैक्टर्स के कारण या डोमेस्टिक इन्फ्लेशन के कारण मान लीजिए एक या दो बार और नो ब्याज दर बढ़ाए सेंट्रल बैंक, तो उसको दिमाग में रखते हुए निवेशक क्या करता है, निवेशक धीरे धीरे इन्वेस्ट करता है। मतलब मान लीजिए अगर उसके पास 100 रुपए हैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करने के लिए या लॉन्ग टर्म डेट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो शुरुआत में वो 15 रुपए 20 रुपए से धीरे धीरे करके निवेश करना शुरू करता है। और यही हम इन पिछले कुछ महीनों में देख रहे हैं लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में, कि निवेशक आ रहा है पर वो एक साथ बड़ा पैसा नहीं डाल रहा है, वो धीरे धीरे करके पैसा डाल रहा है। तो किस तरह से पैसा डालना सही होगा, आप क्या रेकमेंड करेंगे? किश्तों में डालना चाहिए या एक साथ लमसम पार्किंग कर लेना चाहिए, क्योंकि वो उसमें बेहतरी होगी, आपको सही टाइम पर रेट लॉक इन करने का मौका मिल रहा है, क्या कहेंगे? तो बड़ी सिंपल तरीके से अगर मैं आपको इसको समझाना चाहूँ, मान लीजिए आज की, जैसे मैंने आपको बोला कि दोनों करीब सितंबर के आसपास जो एफडी रेट थे वो करीब 5.5% के आसपास थे, और अभी जो एफडी रेट है वो करीब 7.5% के आसपास है। तो ऑब्वियसली 200 बेसिस पॉइंट से एफडी रेट बढ़ गए। तो अगर हम इस तरीके से बात करें कि क्या मुझे आज की तारीख में अपना सारा पैसा एफडी में डाल देना चाहिए या मुझे थोड़ा रुकना चाहिए, और नो अगर मेरे पास 100 रुपए लगाने के हैं तो मैं केवल 25 रुपए या 30 रुपए भी लगाऊं और तो पैसे अपने पास रख लूं, कि मान लीजिए अगर थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ऑब्वियसली मेरा एफडी रेट भी बढ़ेगा, और मैं जो बाकी के पैसे हैं वो उस ना रेट्स बढ़ने के बाद लगाऊंगा। तो इस यही यही जो इसका इसका सही उत्तर यही होगा कि अगर कोई भी लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड फंड में पैसा डालना चाहता है तो क्या मैं पूरा पैसा अभी लगा दूं? ऐसा करना बड़ा जोखिम का काम होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी कारण से सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट थोड़ा और बढ़ाता है, तो ये फंड्स जो हैं या तो मुझे रिटर्न नहीं देंगे या किसी किसी नो सर्कमस्टांसेस में ये मुझे नेगेटिव रिटर्न भी दे सकते हैं। तो डेट में नेगेटिव रिटर्न मिलना थोड़ा जोखिम का चीज है, और नो हमारा निवेशक भी समझता है कि नो मोस्ट ऑफ द पीपल दैट यू विल मीट, या बहुत ज्यादा लोगों जिससे आप मिलेंगे वो कहेंगे डेट में कभी नुकसान नहीं होता, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में हो सकता है, प्रोवाइडेड अगर नो इंटरेस्ट रेट की बढ़ोतरी हो जाए। तो इसलिए एडवाइजेबल यही है कि इसमें पैसा डालें, जो भी आपका लॉन्ग ड्यूरेशन डेट का पैसा है उसको जरूर एलोकेट करें, बिकॉज इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि यील्ड टू मैच्योरिटी का भी और मार्क टू मार्केट का भी, दोनों का प्रभाव आपके पोर्टफोलियो में दिखेगा। और क्योंकि इसमें ड्यूरेशन ज्यादा होता है इसलिए मार्क टू मार्केट थोड़ा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अ शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड फंड। तो एडवाइजेबल यही है, और मैं खुद भी एडवाइस करूंगा कि आप धीरे धीरे करके इसमें पैसा डालें, ना कि एक साथ पैसा डाल दें। देखने से ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो चुके हैं, बट हो सकता है अगर ना केवल डोमेस्टिक बट इंटरनेशनल कारणों की वजह से भी नो ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। क्या ब्याज दरें बढ़ चुकी हैं या नहीं बढ़ाई जाएंगी, ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है इस समय। आखिरी सवाल पीयूष, क्योंकि दर्शक इस तरह के लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स को टारगेट मैच्योरिटी फंड्स भी समझ लेते हैं, तो इस समझ में क्या गलती है और ये दोनों किस तरह के अलग अलग तरह के निवेश के विकल्प हैं? तो देखिए ये दोनों बहुत अलग हैं। पहली बात, टारगेट मैच्योरिटी फंड भी लॉन्ग ड्यूरेशन में इन्वेस्ट कर सकता है, बट टारगेट मैच्योरिटी फंड में क्या होता है कि मैं एक रोल डाउन स्ट्रैटेजी करता हूँ। अगर मैं बड़े सरल भाषा में समझाऊं तो मान लीजिए मैंने किसी भी बॉन्ड में या 10 साल के लिए निवेश किया, तो मैं वो बॉन्ड होल्ड टू मैच्योरिटी रखूंगा 10 साल तक। तो मुझे पता है कि अगर मेरा YTM उस पोर्टफोलियो या उस बॉन्ड का मान लीजिए 10% है,
तो अगले 10 साल में मुझे वो बॉन्ड 10% देता रहेगा। और और दूसरा अगर मैं देखूं ये पोर्टफोलियो, इस पोर्टफोलियो में दो चीजें हैं। पहला तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये गिल्ड में भी इन्वेस्ट करता है, ये एसडीएल्स में भी इन्वेस्ट करता है, और ये लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करता है, जो बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट हो सकते हैं। तो the kind of if I can put it very simply, the kind of मार्क टू मार्केट गेन, या जो मार्क टू मार्केट गेन है, वो मुझे इसमें ज्यादा मिल सकता है एज कम्पेयर टू टारगेट रिटर्न फंड। क्योंकि टारगेट रिटर्न फंड में मुझे पता है कि अगर मैं 10 साल के लिए होल्ड करूंगा तो 10% मिलेगा, माइनस जो भी एक्सपेंस होगा फंड का वो कट जाएगा। मान लीजिए फंड का एक्सपेंस 50 पैसा या 1 रुपया है, तो मुझे 9.5 से 9.5 के बीच में कुछ रिटर्न मिलेगा। तो ये दोनों बहुत अलग है। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स एक्चुअली उन निवेशक के लिए हैं जो अपने पोर्टफोलियो में, डेट के पोर्टफोलियो में वोलेटिलिटी देख सकते हैं, और दूसरा उनमें थोड़ी रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा है। चलिए पीयूष, चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, इतनी बारीकी से लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स पे दर्शकों को जानकारी दी। बहुत धन्यवाद।